लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब तक स्कूल के अंदर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन चुके थे। कुछ ग्रुप्स के अंदर कुछ बच्चे बाकी बचे थे जो कि अब तक वेट कर रहे थे कि कोई न कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये सिटी एक ज़ॉम्बी लैंड बन चुका है। इसकी न्यूज कहीं आगे तक की सिटीज में जा चुकी है। इसी कारण कुछ व्लॉगर व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पहुँच चुके थे। हालांकि सभी को ये मजाक लग रहा था और सब कहते हैं कि चलो हम ज़ॉम्बी को देखने के लिए चलते हैं, कि जैसे मानो कि वो कोई देखने वाली चीज हो। एक व्लॉगर पूरी तैयारी के साथ में सारी ट्रैफिक को मात देता हुआ माउंटेन्स को चढ़ता हुआ इसी सिटी में पहुंच जाता है। जिसके बाद रात होने पे यही व्लॉगर की बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि इसने अपनी आंखों से हर जगह ज़ॉम्बी देखे थे। इस व्लॉगर के जितने भी सब्सक्राइबर इसे कमेंट कर रहे थे वो काफी कॉमेडी कमेंट थे। सारे सब्सक्राइबर को लगता है कि ये व्लॉगर झूठ मूठ का वीडियो बना रहा है और आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सान की मॉम के ऊपर, जो कि इस वक्त इस स्कूल के आसपास ही थी और वहाँ से भी भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ क्लासरूम में अब सभी लोग उदास बैठे थे, क्योंकि अब तक इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया था। सान और ओंजो आपस में बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही अपने दोस्त खो दिए हैं। इधर एक तरफ सान की मॉम इस स्कूल के गार्डन के अंदर पहुँच चुकी थी और उन्होंने सान के बेस्ट फ्रेंड को देखा था। वो कहती है कि बेटा तुम अभी यहीं पे ही हो, बताओ ना सारे बच्चे कहाँ पर है, सान इस टाइम पे कहाँ होगा। वहीं दूसरी तरफ सान ओंजो को बताता है कि मेरे घर वाले तो बिल्कुल अच्छे से होंगे, वो इस टाइम अभी रेस्टोरेंट के अंदर होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। ओंजो कहती है कि मेरे फादर भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो सान की मॉम के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था। काफी सारे ज़ॉम्बी एक साथ मिलकर उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब ये सारे लोग एक साथ बैठे थे तो इनके बीच में बात आती है कि ज़ॉम्बी की अभी तक किसी की भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई है, न ही हमारी टीचर की और न ही उस पिंक गर्ल की। इसका मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है। इन लोगों के आपस का कन्वर्सेशन ये था कि किसी को लग रहा था कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए और किसी को बुरा लग रहा था कि आखिर हमने तो उन्हें नहीं कहा था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर वो चले गए हैं तो ये उनकी खुद की मर्जी है। अब तो ये रात में यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि आज रात इन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के टेरेस के ऊपर, जहाँ ये दो स्टूडेंट अभी तक छत पे ही थे। इस लड़के के दिमाग में अभी भी यही बातें चल रही थी कि इंसू ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के बारे में इस लड़की को बता दिया जाए, लेकिन फिर भी ये लड़का इस लड़की को नहीं बताता कि वो वीडियो अगली सुबह आउट होने वाला है। यहाँ पे सबको वेट तो करना ही था, लेकिन वॉशरूम जाना तो एक नेचर कॉल है। तब यहाँ पे ओंजो बात करती है और कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कुछ सर्वाइविंग टिप्स दे रखे हैं कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हमें टेम्परेरी वॉशरूम बना लेना चाहिए। एक लड़का मजाक में कहता है कि हम विंडो पे ही बैठ जाएंगे, वो भी अपोजिट होके, लेकिन उस टाइम पे गर्ल्स कहाँ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम पॉलिटिशियन वाला हॉल देखते हैं, जहाँ पे ओंजो के फादर बोलते हैं कि आप सब लोग यही वेट करिए, मैं हाईसन स्कूल जाकर आता हूँ। दूसरी तरफ क्लासरूम में अब एक टेम्परेरी वॉशरूम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इन्हीं के पास में एक रिकॉर्डिंग रूम था, उसे कवर करके कुछ चीजों से ढक के ये लोग वॉशरूम बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के फादर ने भी इन्हीं लोगों के लिए टेम्परेरी वॉशरूम बना दिया था। प्रेसिडेंट यहाँ पे सभी को बोलने लगती है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हमें ऑलमोस्ट 3 दिन हो जाएंगे यहाँ पे रुके हुए, जिसके बाद हम लोग वीक होते जाएंगे, डिहाइड्रेट होते जाएंगे। सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, इसमें ये बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ये भी बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स ऑन नहीं है, अगर वो लाइट ऑन होती तो शायद हमारे पास कोई होप होती, लेकिन अब हमारे पास कोई होप नहीं है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर इस पॉलिटिशियन को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ वेट करिए, मैं यहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा। लेकिन पॉलिटिशियन खुद की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसी कारण वो बाकियों के बारे में भी बताती है कि इस रूम के अंदर जितने भी लोग फंसे हैं उन सबका घर आसपास है, लेकिन मैं किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ और आज आपको अपनी बेटी और ड्यूटी में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। जिसके बाद ओंजो के फादर इस जगह से नहीं निकल पाते हैं। अब हम यहाँ पे इंसू को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था। तभी उसे एक साइकिल मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी पूरी एक ज़ॉम्बी की आर्मी पड़ी हुई थी। इंसू कैसे तैसे करके एक रूम के अंदर घुस जाता है और वो रूम और किसी का नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल का था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम के अंदर। यहाँ पार्क मिजिन और इसी के साथ में एथलीट भी थे। यहाँ पे मिजिन कहती है कि अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, काफी रात हो चुकी है, रात के अंधेरे में हमें कोई नहीं देख सकता। तब यहाँ पे एथलीट और पास बैठा हुआ लड़का बोलता है कि जरूर रात के अंधेरे में हमें कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखेगा और उल्टा वो हम पे अटैक कर देंगे, तो हमें सुबह होने तक का वेट करना चाहिए, शायद कोई रेस्क्यू टीम आ जाए या फिर रोशनी में हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं। जिसके बाद में एथलीट और मिजिन दोनों के बीच में पहले बहस होती है और उसके बाद में तो इन दोनों के हाथ भी चल जाते हैं। बेचारा ब्लॉगर जो सिटी के अंदर ब्लॉग बनाने के लिए आया था, वो खुद की ही जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। गलती से वो एक प्ले स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे पहले तो उसे हर तरफ सन्नाटा दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद में वहाँ छोटे छोटे बच्चों वाले ज़ॉम्बी थे जो कि इस ब्लॉगर पे पूरी तरीके से अटैक कर देते हैं। यहाँ डिटेक्टिव को अब धीरे धीरे पूरे शहर की हालत पता चल चुकी थी, जो कि मिस्टर ली के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे कारण ये पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, उन लोगों की भी जान खतरे में है जो कि मासूम थे। मैंने माना कि यहाँ के सारे लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने किसी का कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिर तुमने इस वायरस को बनाया ही क्यों था। तब यहाँ पे मिस्टर ली अपने बेटे जिंसू के बारे में बताते हैं कि उसकी इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि वो अपना हाथ काटने तक के लिए तैयार हो गया था। मैंने जब यही शिकायत प्रिंसिपल से की गई और सारे पेरेंट्स को बुलाया गया तो सभी लोगों ने इस बातों को मजाक में उड़ा दिया। सारे बच्चे बोलते हैं कि बच्चों के बीच में तो मजाक चलता है, लेकिन जिंसू के ऊपर किसी ने भी सीरियस नोट पे ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ली ने प्रिंसिपल से भी जाके बात की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे तो मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसमें किसी को सीरियस होने की कहाँ जरूरत है। ऊपर से मिस्टर ली के प्रोफेशन के बारे में भी बोल दिया गया था कि आपको तो एक यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकाल दिया गया है। इसका मतलब था कि मिस्टर ली की कोई मदद नहीं कर रहा था। मिस्टर ली ने जिंसू को स्कूल से भी निकलवा दिया था, लेकिन इंसू और उसके साथ वाले स्टूडेंट ने जिंसू का पीछा नहीं छोड़ा था। एक रात जिंसू जब अपने घर आता है लौट के रोता हुआ, तब मिस्टर ली काफी गुस्से में थे और जिंसू को कहते हैं कि अब तो तुम्हें फाइट बैक करना ही पड़ेगा। उसी के बाद जिंसू ने सुसाइड करने के बारे में सोचा, जिसके बाद मिस्टर ली खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने बेटे के अंदर यही वायरस इंजेक्ट कर दिया। डिटेक्टिव यहाँ मिस्टर ली के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि आखिर इन चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है। मिस्टर ली इसके बारे में कुछ नहीं बताते और अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं। 46 डेज हो चुके थे जब मिस्टर ली का बेटा जिंसू और उनकी वाइफ ज़ॉम्बी बने हुए थे, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। डिटेक्टिव यहाँ मिस्टर ली को बताते हैं कि इस जगह को जल्दी खाली किया जाने वाला है, तो जल्दी यहाँ से बाहर चलो। लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद में भी माहौल अच्छा नहीं था, यहाँ पे भी ज़ॉम्बी ने अटैक करना शुरू कर दिया था। मिस्टर ली पहले तो रूम के अंदर ही थे, लेकिन वो जब बाहर आके देखते हैं तो पहले हंसते हैं कि जिन लोगों ने भी उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ में अब सारे लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद फाइनली मिस्टर ली ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी गलती को सुधारना चाहिए। वो डिटेक्टिव को बताता है कि तुम्हें एंटीडोट लेने के लिए हाइसन स्कूल में जाना पड़ेगा। साइंस लैब के अंदर मेरा लैपटॉप पड़ा है, जिसके अंदर तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा। और उसके बाद मिस्टर ली सारे ज़ॉम्बी को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि डिटेक्टिव यहाँ से भाग सके। और अब सिर्फ डिटेक्टिव ही ऐसे थे जिन्हें पता था कि एंटीडोट कहाँ मिल सकता है। देखते ही देखते मिस्टर ली जिन्होंने खुद इस वायरस को बनाया था, वो भी इसे नहीं रोक पाए और एक ज़ॉम्बी में बदल गए। बाहर जाके डिटेक्टिव हर जगह से इधर उधर बचने की कोशिश करते हैं। तभी डिटेक्टिव को एक पुलिस वाला मिलता है जो कि अभी तक इन्फेक्टेड नहीं था। इसी कारण वो पुलिस वाले को अपने साथ लेके हाइसन स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अगली सुबह हो चुकी थी, जहाँ उठते ही सबसे पहले स्टूडेंट नीचे पार्क के अंदर देखते हैं, लेकिन अभी भी कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची थी इन्हें बचाने के लिए। यहाँ पे मुजीन और एथलीट भी देखते हैं कि अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो एथलीट सबसे पहले यही बोलती है कि हमें पहले सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई है। जहाँ पे मुजीन बोलती है कि तुम्हारा भाई भी अब तक ज़ॉम्बी बन चुका होगा, इसी कारण हमें यहाँ से सीधा भागना चाहिए। लेकिन एथलीट बोलती है कि तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो पहले सेकंड फ्लोर पे चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाकी क्लासरूम में बैठे सारे बच्चे यही सोचते हैं कि अब आखिर ये बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। तब इनके पास आइडिया आता है कि वापस से हमें एक बार इमरजेंसी कॉल करना चाहिए। शायद सबको लग रहा हो कि इस स्कूल में कोई बचा ही नहीं है। जहाँ पे सुयोग बोलता है कि हमारे सबके फोन टीचर ने रख लिए थे, अब हमें उसी रूम में जाना पड़ेगा और एक फोन को लेना पड़ेगा। जिसके बाद में सान तैयार हो जाता है और वहाँ से खुद ही निकल पड़ता है। जिसके बाद सुयोग भी सान की हेल्प करने के लिए साथ साथ ही जाता है। दूसरी तरफ हम टेरेस वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे ये लड़की भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि इस लड़के ने इस लड़की को नहीं बताया था कि इस लड़की की न्यूड वीडियो शेड्यूल की गई है, वो भी अगली सुबह 9 बजे तक की। ये लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद मैं सारे फोन्स को तोड़ देती। ये लड़की इस लड़की को बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा मेरी हेल्प के लिए। लड़का साफ मना कर देता है कि नीचे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, वैसे भी इस टाइम पे कौन तुम्हारा वीडियो देखने के लिए बैठा होगा। लेकिन ये लड़की इस लड़की को ही उल्टा सीधा बोल देती है कि ना तो तुम्हें जीने की इच्छा है, ना ही तुम्हें मरने की इच्छा है। और उसके बाद में ये लड़की फोन को ढूंढने के लिए अकेली ही निकल पड़ती है। यहाँ पे सान और सुयोग विंडो से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हर विंडो के अंदर इन्हें ज़ॉम्बी दिख रहे थे। इसी के कारण ये लटकते हुए क्लास टीचर रूम के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अभी ज़ॉम्बी थे। हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि टेरेस से नीचे उतरी थी। देखते ही देखते इस लड़की के ऊपर भी सभी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन फिर भी ये लड़की अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसमें अभी भी होश था। इसी कारण ये फोन ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पे सान और सुयोग अपनी जान बचाते हुए देखते हैं कि इधर उधर से कोई ज़ॉम्बी ने देख तो नहीं रहा। तभी इन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये लड़की जो कि इन्फेक्टेड हो रही है, लेकिन फिर भी ये अभी बैठ के सारे फोन तोड़ रही है। सान और सुयोग को कैसे भी करके बस एक फोन चाहिए था ताकि ये इमरजेंसी कॉल कर सके। एक फोन नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन सान अपनी तरफ जैसे इस फोन को खींचता है कि तभी इस लड़की की नजर इन दोनों पे पड़ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगी, मैं एक भी फोन को नहीं रहने दूंगी। सान यहाँ पे दूसरा फोन देखता है जो कि चल रहा हो और वो सुयोग को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें सीधा ऊपर ही मिलूंगा। दूसरी तरफ इंसू यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ में बैठा था। प्रिंसिपल यहाँ पे अपनी कार की चाबी इंसू को देता है, बोलता है कि जल्दी जाओ और मेरी कार लेके आओ। इंसू कहता है कि आप ऑर्डर किसको दे रहे हैं, अब तो ये पूरा का पूरा स्कूल मेरा है, आप
आप मेरे लिए कार लेके आइए या फिर आप मेरे साथ चलिए। प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, लेकिन इंसु यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रखा था। वो प्रिंसिपल को ही कहता है कि मैं आपको ही मार दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ऑन्जो के फादर वाली टीम पे। यहाँ पॉलिटिशियंस और बाकी सभी को सिखाया गया था कि अगर आप लोग बाहर निकले तो आपको क्या क्या करना है। ये लोग इमरजेंसी वाटर पाइप को निकालते हैं और इसी के साथ में सारे ज़ॉम्बी को अलमारियों की मदद से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वाटर पाइप चालू होता है तो ऑन्जो के फादर इन सारे ज़ॉम्बियों को अपने से दूर रखते हैं और सभी को कहते हैं कि स्टेयर की मदद से टेरेस बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइम तक एक रेस्क्यू चॉपर आने वाला था इन सभी को बचाने के लिए। ये लोग दरवाजे को बंद भी करते हैं, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बी होने के कारण ये दरवाजा भी जल्दी टूटने वाला था। ऊपर से एक आदमी वापस नीचे आता और ऑन्जो के फादर को बोलता है कि ऊपर टेरेस के दरवाजे पे तो लॉक लगा है। ऑन्जो के फादर के साथ में जो एक दूसरा रेस्क्यू टीम वाला था वो ऊपर जाता है और जाके लॉक को तोड़ता है। सभी लोग ऊपर जा चुके थे, आखिर में ऑन्जो के फादर बचे थे जो कि सारे ज़ॉम्बीज को नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खुलने के बाद सभी लोग टेरेस पे पहुंच चुके थे, लेकिन ये रेस्क्यू टीम वाला बंदा अभी भी ऑन्जो के फादर का वेट कर रहा था। आखिर के अंदर ऑन्जो के फादर सिर्फ अकेले ऊपर की तरफ आते हैं। फाइनली ये लोग टेरेस की तरफ पहुंच चुके थे। रेस्क्यू चॉपर भी इन लोगों को देख चुका था कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। यहाँ पे सान के हाथ में फोन आ चुका था, लेकिन अभी भी वो भाग ही रहा था। गार्डन से क्लासरूम, क्लासरूम से वापस स्कूल के अंदर, और अब वो फाइनली जिस रूम के अंदर पहुँचा था उस रूम के अंदर इंसु और प्रिंसिपल थे। इंसु ने यहाँ पे प्रिंसिपल के हाथ तक बांध दिए थे। सान यहाँ पे वीडियो कैमरा चालू कर देता है और उसके बाद बताता है कि तुम कब तक लोगों को परेशान करते रहोगे। प्रिंसिपल सान को कहता है कि इसे जल्दी करो, मेरे हाथ छुड़वाओ, लेकिन इंसु मानो पागल हो चुका था। वो सान की तरफ आगे बढ़ता हुआ आता है और कहता है कि तू क्या करेगा ये बता, तू मुझे फोन दे। और वो सान के सामने ही प्रिंसिपल को जान से मार देता है, जिसके बाद सान बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और सान को लगता है कि मैं बाहर ही चला जाऊँ, नहीं तो इंसु ही मुझे मार देगा। यहाँ इंसु सान के पीछे भागता है फोन लेने के लिए, लेकिन बाहर जाते ही इन्हें हर तरफ ज़ॉम्बी मिलते हैं। इंसु यहाँ पे सान के ऊपर चाकू फेंक के मारता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या सान मारा जाएगा या फिर सान के बचने के बाद इंसु उसे मार देगा? गाइस ये सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।